चतुर्थेश अष्टम भाव में। आप इसके बाद आप ही मुझे बताओगे, मैं आपको तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चतुर्थेश अष्टम भाव में, तो फोर्थ हाउस से अष्टम कितना हो गया? फिफ्थ पड़ गया सर। फिफ्थ पड़ गया। लग्न से अष्टम भाव और चतुर्थ भाव से 4 1, 5 2, 6 3 7 4, 8 हो गया 5। जी। जनरली पंचम भाव से क्या क्या देखते हैं हम लोग? पंचम भाव पे सर एक तो आपका पुत्र संतान, पुत्र मतलब कि बच्चों को देखेंगे, आपकी नॉलेज को देखेंगे, आपके जो आप मनोरंजन जैसे जो एक्टिविटी होती है सर उसको देखेंगे सर बेसिकली। है ना? आप देखो चौथा भाव कौन सा है? चौथा भाव है केंद्र भाव। जी। केंद्र भाव से ये कौन से भाव में गया? अपने से पंचम में चला गया। मतलब त्रिकोण में चला गया ना। त्रिकोण में चले गया जी। अब केंद्र से त्रिकोण में जाने की वजह से चीजें उलट जाती हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे होता है। जी। जी नॉर्मली सर। अष्टम भाव में कोई भी चीज बैठता है, लग्न के तो अष्टम भाव में, वहां से हम लोग जातक की आयु इत्यादि सब कुछ देखते हैं। जी। उसके इनहेरिटेंस क्या होगा, उसके रिसर्च लाइफ को देखते हैं, उसके गुज्ज विद्या को देखते हैं। है ना? गुप्त विद्या यानी वो स्पिरिचुअली कितना, माने गड्ढे के अंदर कितना जा सकता है, जड़ उसका कितना प्रगाढ़ है। हम जी। अगर अपने आप को एक पौधे मान ले, तो हमारी दो चीज होंगी। जितना ऊपर की ओर जाएंगे उतना ही, अगर जमीन के नीचे जाएंगे तो ही ना हम टिके रहेंगे। देखना, जो गर्मी के सीजन आता है तो छोटे छोटे पौधे मर जाते हैं, लेकिन जी। जो जी सर। बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो मरते नहीं है। कारण क्या है? कि उनकी जड़ भी उतना ही अंदर तक जाता है, ताकि जीवन का सारे रस उनको मिलते रहे। अब ये हो गया नॉर्मली, माने लगन के त्रिकोण में चीजें अच्छी होती है, लेकिन केंद्र के त्रिकोण में चीजें उलट जाएंगी। ये हो जाएगा दुराचारी। अच्छा, अगर सर केंद्र से त्रिकोण में जाएंगी, अगर लगन से त्रिकोण में गए तो बहुत अच्छा। हाँ केंद्र से किसी कभी भी त्रिकोण में कोई भी ग्रह चले जाए जैसे, तो वो गलत ही होगा एक तरीके से सर। हाँ हाँ, ठीक क्योंकि है वो सर, ठीक उसी में आएगा। हर एक जगह में शुभ शुभ और पाप में और फर्क आएगा, वो बताऊंगा। तो है। जी। अभी नॉर्मल, एक नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ। मतलब चतुर्थेश अगर अष्टम में चला गया, जी। तो उसका बुद्धि तो होगा, लेकिन वो बुद्धि कौन सा होगा? कुबुद्धि होगा। अच्छा सर। समझ गए? पंचम भाव का काम तो है बुद्धि देना, जी। लेकिन वो इतना कुबुद्धि होगा, वो मतलब तरह तरह का, माने चोरी करने का नया नया उपाय ढूंढेगा। फिर भी जातक धनी नहीं बन सकता है। उल्टा हो गया, वो दरिद्र होगा। नॉर्मली क्या होता है, 159 का अगर मतलब अच्छा होता है, तो हम लोग तो बोलते हैं ना कि एक ट्रेन में चलता है अकॉर्डिंग टू BNN। है ना? वैदिक में भी उसको मान्यता मिला है कि ये मूल त्रिकोण मान जाते हैं लग्न के। है ना? और वो एक दूसरे को बल देने वाला होता है, लक्ष्मी योग हो जाते हैं, होते हैं ना। जी। जी। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, लक्ष्मी योग का उल्टा कौन सा होगा? दरिद्र योग होगा। जी। तो लिखो वही, माने आप चीजें समझ रहे हो ना, कैसे बनाना होता है, कैसी चीजें को समझना होता है। मैं आपको बार जी बार सर। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ याद मत करो, चीजों को समझो भी। हम्म। ठीक।
लिखो, अब सूत्र लिखो। टाइम भी, मतलब टाइम के अंदर इसको पूरा भी करना है। जी। ऐसे आदमी रोगी होते हैं, ऐसे जातक रोगी होते हैं। अष्टम भाव का भी उसमें यह प्रभाव रहेगा। ऐसे व्यक्ति सुइसाइडल होता है, आत्महंता। उसके जहन में हमेशा खुद, मैंने कैसे खुद को मार दूं, ये चीजें रहेगा, मैंने इतना वो पीड़ित होता है। 9 नंबर। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह है, अगर नवम में होता है, नवम में बैठता है, वो पिता के प्रति असीम भक्ति भाव रखेगा। असीम क्या रखेगा सर, असीम? भक्ति भाव। अच्छा, भक्ति भाव। वो पिता के धर्म रक्षा करने के लिए अपना जान भी दांव पे लगा देगा। परंतु बाहर में अपने पिता के प्रति उदासीनता रखेगा, वो उदासीन होगा। मैंने बाहर में जैसे बोलता है, तेरा फादर कितना अच्छा है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, मतलब इस तरह का। ना सपक्ष ना विपक्ष। ऐसे व्यक्ति या ऐसे जातक सर्वशास्त्र में पंडित होता है, सभी प्रकार विद्या का अध्ययन करता है। एक स्टार मार्क देके लिख लो। चतुर्थेश नवम में होने से जातक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है। नेक्स्ट, 10 नंबर। चतुर्थेश दसम भाव में, ऐसे जातक
राज सम्मान की प्राप्ति, ऐसे जातक को राज सम्मान की प्राप्ति होती है, या ऐसे जातक राजा के निकट सम्मानित होता है। वह हमेशा अपने अंदर एक सुख का एहसास रखता है, और सरल वो या आनंदित होता है। छोटे छोटे चीजों से खुद संतुष्ट हो जाता है। ऐसे जातक केमिस्ट्री में महान पारंगत होता है, रसायन शास्त्र में विद्वान होता है। टर्म्स एंड कंडीशन लिख लो। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि रसायन शास्त्र जो है ना, मंगल और शुक्र के अधीन है। तो टर्म्स एंड कंडीशन कंडीशन मैंने इसलिए बोला कि मंगल और शुक्र का बलाबल देख लेना। अब चतुर्थेश एकादश भाव में, चतुर्देश एकादश भाव में ऐसे जातक गुणी, उदारवादी, तथा दाता कर्ण जैसा होता है। वह अपनी प्रचेष्टा के द्वारा अर्थ या धन कमाता है। अपनी प्रतिष्ठा के द्वारा अर्थ या धन अप, कमाते हैं। अपनी अपनी खुद के प्रतिष्ठा नहीं, खुद के मतलब स्ट्रगल, खुद के प्रचेष्टा, अच्छा। प्रचेष्टा बोला मैंने, अच्छा, खुद प्रचेष्टा, की मेहनत से। खुद की मेहनत से। यार ये उर्दू बीच बीच में आ जाता है ना, मेहनत उर्दू हो गया, प्रचेष्टा लिखो ना, हिंदी लिखो ना। हाँ, मेहनत देख रहे थे। पिता के प्रति अविचल भक्ति रखने वाला जातक होता है ऐसे। मतलब कि बहुत ज्यादा भक्ति रखते हैं। हाँ।
बट ऐसे जातक रोगी होता है। सर वो क्योंकि शुक्र स्थान अपने से 8वें में चला गया। हाँ बिल्कुल। तो सर यहाँ पे अगर जैसे शुभ ग्रह होंगे तो ये गुण बढ़ जाएंगे, अशुभ ग्रह होंगे तो थोड़े कम हो जाएंगे। हाँ, 12 नंबर लिख लो, चतुर्थ 12 भाव में, 12th हाउस में। चतुर्थेश अगर 12th हाउस में हो तो जातक को पिता से कोई सुख नहीं मिलता। चतुर्थेश पाप ग्रह होकर 12th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे जातक का जन्म परिचय धुआं सा रहता है। क्या रहता है सर? कैसे ऐसे जातक का जन्म? ऐसे जातक का जन्म परिचय किसी को मालूम नहीं होता। माने, अच्छा, परिचय पता नहीं होता। हाँ, माने उसके पिता कौन है, ये कौन है, ये पता नहीं चलता। अथवा जातक वो थर्ड जेंडर वाला भी हो सकता है। क्लिब, संस्कृत में इनको क्या क्लीब होगा? बोले जाते थे, थर्ड जेंडर नहीं है। अच्छा, किसी और का पुत्र भी हो सकता है। नहीं नहीं, थर्ड जेंडर है बाबा, पुरुष स्त्री और थर्ड जेंडर। अच्छा सर, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। जातक का मतलब जन्म, म, जातक थर्ड जेंडर भी में भी हो सकता है। हाँ, थर्ड जेंडर, जातक का जेंडर थर्ड जेंडर हो सकता है। थर्ड जेंडर समझ गए ना। सर समझ गया। संस्कृत में थर्ड जेंडर को क्या बोला जाता है जानते हो ना? हाँ सर, मतलब कि जो होते हैं सर, एक तरीके से वो होते हैं ना, क्लीव जो क्लीव क्लीव बोलते हैं। हाँ। नॉर्मल बोलचाल में कुछ और बोला जाता है, बट वैसे हाँ जी, हाँ नॉर्मल जी। क्लीव बोला जाता है। चलो कंप्लीट हो गया। अब चौथे हाउस में बैठे ग्रहों का फल को भी जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। चौथे भाव में बैठे सूर्य का फल, हेडलाइन। कई विद्वानों का मत अलग अलग है, तो अलग अलग एक एक करके लिखना। सूत्र नंबर 1, सूर्य का फल में, सूर्य अगर चौथे भाव में बैठे
तो जातक को सुख नहीं प्राप्त होता है। वह निर्धनी होता है। ऐसे जातक का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। परमानेंट एड्रेस नहीं होता। ये हो गया एक विद्वान का मत। अब दूसरे विद्वान का मत लिखो, सूत्र नंबर 2। सूर्य बलवान होकर चौथे भाव में बैठने से जातक का भाग्य बहुत ऊंचा किस्म का होता है। ब्रैकेट में लिख लेना, सौभाग्य युक्त। संस्कृत वर्ड है। ऐसे व्यक्ति सोशल लाइफ में बहुत विख्यात होते हैं और लोगों का आदर्श बनते हैं। वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, बंधु तो हपी। मतलब ऐसे जातक का दोस्त बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। वह प्रवास में रहना पसंद करता है। प्रवास समझते हो ना, अपने देश से बाहर। जी ठीक है। बट वहां पे एक और दो वर्ड है, विपक्षा हवे मानव हंगम। मतलब उस शत्रुओं के साथ माने जब लड़ता है तो फिर उसका सम्मान हानि होता है। अब जैसे जो जो चीज मैं बता रहा था अनुज, वो और जो आत्माओं पे हम बोल रहा था ना उस समय, वही एक श्लोक है। जैसे कदाचिन्न शांतं भवेत् तस्य चेतः, है ना। जैसे ये एक एक वर्ड है, एक एक लाइन का टुकड़ा है, एक श्लोक का टुकड़ा है। तो कदाचिन्न शांतं भवेतस्य चेतः, यहाँ चेतः मतलब चित्त की बात की जाए तो चित्त मतलब आप देखो, जैसे टीकाकार कुछ भी तरीके से बोल सकते हैं ना कि इसके मन शांत नहीं रहता। गलत नहीं हुआ, बट जी ये चीजें नहीं, कदाचित उसके जीवन में शांति होता है। ये मुझे लगता है उचित व्याख्यान होगा। माने उसके चित्त जो है, उसका मन हमेशा उस हमेशा असुखी होता है। हमेशा उसमें कोई शांति नहीं होता।
ये सूर्य फोर्थ में होता है, उसका मन अशांत होता है, नहीं कि। हाँ, हमेशा अशांत होगा। ये दो विद्वानों का मत मैंने आपको बताया। सर बाद अब वाला फिर भी ठीक है सर, पहले वाला तो सर थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा अलग अलग है दोनों का मत, बिल्कुल ही सर। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, अब हम लोगों का मत लिखिए, स्टार मार्क देखिए। पहला, चौथे भाव में बैठे सूर्य की कारकत्व को समझना है। फिर भावेश के कारकत्व को ब्लेड करना है। तो पहले सूर्य के कार्य तत्व को समझना है। दूसरा सर हाँ, क्या बताया आपने? दूसरा, भावेश, जो चौथे भावेश है, वो भावेश के अच्छा। कारकत्व को उसमें मिलाना होगा। अब मैं अपना तरीका बता रहा हूँ ना आपको, कैसे फोरकास्ट करोगे, कैसे फलादेश करोगे। उसके बाद क्या करोगे, चतुर्थेश और सूर्य की शत्रु मित्र चक्र देखोगे। जो नैसर्गिक वो, नैसर्गिक नैसर्गिक, तत्व तो। नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों, दोनों ही। फिर क्या देखोगे, चतुर्थेश और सूर्य की वो उच्च या नीच स्थानगत कारकत्व को माने नोट करोगे। सर क्या माने था, सूर्य फोर्थ उच्च, लॉर्ड और। फोर्थ लॉर्ड और सूर्य दोनों का अलग अलग से हाँ। उसके कारकत्व तो होगा ना। एक तुंग होने से हाँ जी। अलग कारकत्व होगा, ना परम जी। नीच होने से अलग कारकत्व होगा, है ना। तो अब उनको नोट डाउन करना है। फिर हम देखेंगे सूर्य केंद्रपति है या त्रिकोणपति है, वो देखेंगे। फिर देखेंगे चौथे भाव में क्या वो मित्र घर में है या शत्रु घर में है। अब ये टोटल चीजों को एक साथ अपने विवेक बुद्धि के अनुसार ब्लेंड करके फलादेश करेंगे। मैं विद्वानों के मत तो लिखा रहा हूं, बट मेरा मत है कि आप फलादेश करोगे तो इस तरीके से करोगे जैसे मैं सर करता हूं, और मैं सक्सेस हूं। बोलो। ये ये तो सर हर भाव में हर ग्रह के हिसाब से हाँ, देखना पड़ेगा, समझे कि ये तो हाँ, पर्टिकुलर है। बिल्कुल, ये 6 पॉइंट जो उनसे आपने लिखवाया सर। एकदम। ये मैं आपको एकदम पूरा मैंने एक ऐसा निचोड़ पॉइंट लिखा दिया कि आपको हर एक जगह पे इस पॉइंट को यूज करना है। सिर्फ सूर्य ही नहीं, चंद्र भी, गुरु भी, है ना, शुक्र भी, हर एक ग्रह को जब भी हम कोई भी भाव का फल करेंगे, और उस समय में हम इन चार सारे चीजों को देखेंगे। एक और चीज भी आपको देखना पड़ेगा, क्या वो राजयोग कारक है या नहीं, वो भी देखना है। माने ऐसी अवस्था में कोई राजयोग तो नहीं बना है, वो भी चेक करना पड़ेगा। ताकि सर फोर्थ लॉर्ड, हाँ, या फोर्थ कोई लॉर्ड सा भी और, लॉर्ड हो। फोर्थ कोई सा लॉर्ड भी और लॉर्ड हो। सूर्य, कोई भी लॉर्ड हो। माने ये मैं आपको एक जस्ट एक कहीं तो बोलना था मुझे, तो फोर्थ लॉर्ड और सूर्य के माध्यम से बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये जो 7-8 पॉइंट मैंने लिखवाया आपको, ये चीज आपका मेन कुंजी है, कुंजी। ये आपके सबसे बेसिक चीज है।
आप अगर इनको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, इन पे अगर आपकी मास्टरी हासिल नहीं होगा, तो फिर आप कभी भी फलादेश नहीं कर सकते हैं अनुज। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। तो जब भी फलादेश करना होगा, आपको इसी हिसाब से करना होगा। अब मैं अगले चीजों में नहीं बताऊंगा, है ना? ठीक। ठीक है। चंद्र का लिखिए। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, चलिए लिखिए तो। चंद्र अगर, अब अच्छा, बाद में लिखते हैं। अनुज थोड़ा सा कुछ, जब मैं आपको ये गूढ़ सूत्र दे रहा हूँ, कुछ चीजें और जी। बता देता हूँ। 7-8 ठीक है पॉइंट सर। बताया मैंने, कुछ और हाँ पॉइंट सर, बता देता हूँ। उसको भी आप लिख लीजिए, क्योंकि देखिए 5 मिनट है, तो चंद्र पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्र हो सकता है थोड़ा सा बढ़ाना पड़े मुझे, है ना? ठीक। कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, उसको भी लिख लीजिएगा। हाँ जब सर, भी बोल। आप किसी के कुंडली की फलादेश करेंगे, सबसे पहले कालपुरुष कुंडली को दिमाग में लेके आना है। कालपुरुष कुंडली का 1 से लेके 12 भाव का कारकत्व अपने दिमाग में आपको लेके आना है। प्लस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 से लेके 12 राशि का कारकत्व आपके दिमाग में होनी चाहिए। 8 पॉइंट हुआ। ये मैं कुछ पॉइंट और आपको दे रहा हूं, उस हिसाब से आपको फलादेश करना चाहिए। उन माने कारकत्व को भी आपको ब्लेंड उसमें मिक्स करना पड़ेगा। कालपुरुष कुंडली का राशियों के और भावों के कारकत्व को भी आपके जो निष्कर्ष निकाले थे आपने, वहां पे आप इनको जोड़ना है आपको। 1-2 पॉइंट और लिखिए। Q1 चार्ट में कोई भी भाव का विचार के समय बैठे हुए ग्रह किस नक्षत्र में है, वो देखना जरूरी है। नेक्स्ट लाइन लिखिए। ग्रह जिस नक्षत्र में बैठेंगे, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह की कारकत्व को भी आपको इसके साथ मिश्रण करना होगा। नेक्स्ट रूल और लिखिए एक। भाव चक्र मतलब 1 से लेकर 10 तक, 12 तक। मैं राशि चक्र नहीं बोल रहा हूँ, भाव चक्र बोल रहा हूँ। माने लगन कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लगन 2 भी हो सकता है, लगन 8 भी हो सकता है, लगन 12 भी हो सकता है ना? तो लगन आपका जी। जो पहला भाव में होगा, उसी को तो आपको पहला भाव चक्र में पहला आपका जगह होगा। तो ये भाव चक्र में बैठे हुए ग्रह अपने डिग्री के हिसाब से ही रिजल्ट देते हैं। उसी के में देख लीजिए, किसका डिग्री कम है और किसका डिग्री अधिक है, वो आपको जांचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, आपके लगन कुंडली में लग्न भाव में 3 ग्रह बैठे हैं,
पहला मान लीजिए हो गया आपका बुध, उसके बाद हो गया शुक्र, उसके बाद हो गया चंद्रमा। बुध की डिग्री सबसे कम है, तो बुध का गति शुक्र की तरफ है, और शुक्र के बाद चंद्रमा का अवस्थान, मतलब शुक्र की गति चंद्रमा की ओर है। इन इस समय में आपको देखना पड़ेगा जिसकी डिग्री सबसे कम है, उस पर्टिकुलर उस ग्रह की कारकत्व पे अधिक फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह दूसरे ग्रह की अनुरूप बनने को कोशिश करता है। देखिए बुध शुक्र की तरफ जा रहा है तो बुध शुक्र बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अनुरूप बनने का और कोशिश करता है। ठीक है, और शुक्र चंद्र की तरफ जा रहा है तो शुक्र चंद्र की तरफ बनने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। कारण क्या है, उदाहरण दे देते हैं। आपके छोटे से बच्चे हैं, आप दिन भर में जो जो काम करेंगे ना, आपके बच्चे भी उसके अनुरूप करेगा।